हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए दोस्तों, हम इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे थे आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए, और उसमें लास्ट टॉपिक हमने पढ़ लिया था संविधान के अंतर्गत प्रारूप समिति और वो संविधान सभा का गठन, उसके अंतर्गत प्रारूप समिति, और उसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा कर ली थी लास्ट क्लास में। तो देखिए दोस्तों, आज का जो सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस सेशन से एक क्वेश्चन, ज़्यादा तो नहीं कहूँगा लेकिन डेफिनेटली एक क्वेश्चन हर बार आता है। कभी कभी 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन में आपके कहीं कोई कसर नहीं रहती, और वो टॉपिक है आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो ये कितना बड़ा नाम है। जब भारतीय संविधान की बात आती है तो मैं कहूँगा कि एक सबसे बड़ा जो नाम सामने आता है वो आता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। तो क्या कुछ था, बाबा साहब का जीवन कहाँ से शुरू हुआ और क्या कुछ इनकी जर्नी रही, कितनी संस्थाओं का इन्होंने निर्माण किया और दलितों के लिए क्या कुछ इन्होंने किया, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। कौन कौन सी बुक्स लिखी। देखिए, अगर हम बात करें, बाकी तो हमें कोई ज़्यादा मतलब है नहीं, सेकंड ग्रेड की हम बात करते हैं, तब एक तो इनकी बुक्स, एक बुक से कभी कभी पूछा जाता है, एक इन्होंने जितनी भी समितियों में ये रहे अध्यक्ष, या जिन संस्थाओं की इन्होंने स्थापना की, इनके बारे में हमसे पूछा जाता है हमेशा। बुक्स का ज़्यादा क्वेश्चन आता है, और भी छोटी मोटी जानकारी है वो हम सारी देखेंगे। काफ़ी कम से कम 5 से 6 पेज की ये डिटेल है इनके बारे में, तो आज हम गहरी चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। इनको आपको पता है कि भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, इनको भारतीय संविधान का पिता, दलितों का मसीहा, इस प्रकार के ये इन बड़े नामों से इनको नवाजा गया। और निश्चित रूप से इनका जो कार्य है, जो अपनी पूरी ज़िंदगी इन्होंने लगाई है दलितों को न्याय दिलाने के लिए, वो वाकई काबिले तारीफ़ है। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को, और मृत्यु हुई थी आपके 6 दिसंबर 1956 को। तो ये जन्म और मृत्यु इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन फिर भी आपको ध्यान होना चाहिए। सिर्फ ये याद रख लेना आप, इनके ईयर्स हैं जो 1891 और 1956। स्थान कहाँ था? महू, एमपी में। महू आपके ये जाना पहचाना नाम है, राजस्थान ज्योग्राफी में पढ़ते हो आप, इंडियन ज्योग्राफी में भी, तो ठीक है। इनके पिता का क्या नाम था? रामजी सकपाल, और माता का नाम था भीमाबाई। ये आपको ध्यान में रखना है। अब बाबा साहब के पिता का नाम रामजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई। ऑलराइट, आगे चलते हैं। अब देखिए क्या कुछ है खास बातें। 1 मिनट है ना। अब देखो, भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता, ये इनके जिन नामों से इनको नवाजा गया उनके बारे में है भाई। ये भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता, दलितों के मसीहा, दलितों के लिए काम किया इन्होंने बहुत ज़्यादा। भारत का लिंकन और मार्टिन लूथर जैसे नामों से भी इन्हें जाना जाता है। मार्टिन लूथर और ये जो लिंकन है, इन्होंने अपनी ज़िंदगी पूरी मजदूरों के कल्याण के लिए बिता दी थी। ये एक बहुत बड़े नाम है अगर दुनिया की अगर पूरे देखा जाए तो एक तो लिंकन और एक ये मार्टिन लूथर। तो डॉक्टर अम्बेडकर को इनकी संज्ञा दी गई थी। एक तो भारत के प्रमुख संविधान निर्माता, आपको पता है प्रारूप समिति के ये अध्यक्ष थे जब संविधान का निर्माण हो रहा था। तो और दलितों के मसीहा, भारत का लिंकन, मार्टिन लूथर आदि नामों से इनको जाना जाता है। अब थोड़ी चर्चा कर लेते हैं इनके जीवन पर और इनकी स्टूडेंट लाइफ पर क्या कुछ था। बड़ौदा महाराज गायकवाड़ जी थे, बड़ौदा महाराज के द्वारा छात्रवृत्ति देने के बाद 1913 में अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में इनका प्रवेश हुआ था। किसकी सहायता से इनको छात्रवृत्ति मिली? बड़ौदा महाराज गायकवाड़। और छात्रवृत्ति मिली थी 1913 में, और अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में इनको एडमिशन मिला था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अब देखिए, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट लिख दिया जाता है। मान लो कि काफ़ी हद तक संभावना रहती है उसके एग्ज़ाम में आने की। देश के पहले विधि मंत्री, ये चर्चा कर चुके हैं पहले वीडियो में भी, और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देश के पहले विधि मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान के प्रारूप को निर्मित कर संविधान सभा में रखा, मतलब कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे आपके अम्बेडकर साहब। आगे देखिए, डॉक्टर अम्बेडकर ने निर्धनता और अस्पृश्यता जैसी सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध संघर्ष किया। मेन इनका जो मोटिव था वो यही था कि दलितों को भी बराबर का समाज में एक जो ओहदा है वो मिल सके, उतना सम्मान मिल सके, और वो भी बराबर के हकदार हों। ये इनका जो लाइफ का ये मेन मोटिव था।
छुआछूत जैसी इन सामाजिक कुरीतियों, सामाजिक बीमारियों को मिटाया जाए और एक अच्छे और स्वच्छ समाज और स्वच्छ भारत का निर्माण किया जाए, मानसिक दृष्टि से स्वच्छ, जिसमें किसी की सोच ये नहीं हो कि भाई ये नीच जात का है, ये तुझसे ऐसी वगैरह कोई सोच नहीं होनी चाहिए, एकदम सभी बराबर होने चाहिए। सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का समर्थन किया। सामाजिक लोकतंत्र मतलब कि एक ऐसा समाज जहाँ पर सभी जातियाँ क्या हो, बराबर रूप से उनको समान मिले, एक उनको बराबर दृष्टिकोण से देखा जाए, उनको समान शिक्षा के अधिकार प्राप्त हों और वो सभी उनको एक बराबर धरातल पर वो रहें। तो उसकी स्थापना के लिए अनुसूचित जातियों के लिए उन्होंने आरक्षण का समर्थन किया कि भाई ये बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, तो इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि ये भी अपने आप को समाज में स्थापित कर सकें, सक्षम हो सकें। साउथ बोरो समिति 1918। अब देखिए, अंग्रेज़ों ने 3 प्रकार की समितियाँ बनाई थी, तो बाकी आपको ज़्यादा डीपली जानने की ज़रूरत नहीं है। उनमें से एक थी साउथ बोरो समिति। ये जो 3 समितियाँ हैं ये 1980 और 1919 के मध्य बनी थी। के सामने 27 जनवरी 1919 को कहा कि स्वयं शासन की सफलता के लिए दलित जातियों हेतु विधान मंडलों में आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। क्लियर है? बाबा साहब ने कहा था साउथ बोरो समिति के लिए कि यदि आपको स्व शासन की सफलता चाहिए, अगर आप चाहते हो कि भारत खुद के लिए स्वतंत्र और ये शासन कर सके मजबूत तरीके से, तो दलित जातियां हैं, इनके लिए विधान मंडलों में जो सीटें वहाँ पर आरक्षण करो। जैसे कि अभी आपको पता है ना कि जैसे कि ये इनके लिए अलग अलग ये जनरल की, ओबीसी की और ये SC ST की ये सीटें आरक्षित होती है। कोई भी चुनाव हो, जैसे सरपंचों का हो या कोई MLA का हो, MPs का हो, इनमें क्या है सीटें आरक्षित रहती कि इस बार तो ये इनकी सीट है, ये तो केवल वही खड़े हो सकते हैं वहाँ से प्रत्याशी के रूप में। तो उसकी सिफारिश की थी बाबा साहब अम्बेडकर ने, विधान मंडलों में आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए दलितों, इस प्रकार का उनका मत। आगे देखिए, 1923 में बम्बई में एक पाक्षिक समाचार पत्र बहिष्कृत भारत, ये देखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बहिष्कृत भारत का प्रकाशन किया। कब किया? 1923 में। कहाँ पर? बम्बई में। एक पाक्षिक समाचार पत्र था, बहिष्कृत भारत का प्रकाशन किया। इनके समाचार पत्रों से भी, बाबा साहब के समाचार पत्रों से भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्ट समाचार पत्र दे देंगे 3, एक होगा बाबा साहब का, नहीं होगा तो पूछेगा बताइए कि इनमें से कौन सा अम्बेडकर साहब द्वारा लिखित या प्रकाशित समाचार पत्र नहीं है। तो देखिए, अन्य इम्पोर्टेंट समाचार पत्र कौन कौन से हैं उनको भी हमने ऐड किया है। मूक नायक, जनता, समता और प्रबुद्ध भारत, ये इनके मुख्य अन्य समाचार पत्र हैं। और एक समाचार पत्र बहिष्कृत भारत, ये हमने पढ़ लिया है। बहिष्कृत भारत, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब देखिए इम्पोर्टेंट फैक्ट अगेन, 20 जुलाई 1924 बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की किसने की? BR अम्बेडकर ने। ठीक है, क्या उद्देश्य थे वो भी हम पढ़ेंगे। समाचार पत्र का विशेष रूप से ध्यान रख लेना, बहिष्कृत भारत, मूक नायक, जनता, समता और प्रबुद्ध भारत। और उसके बाद 1924 में ये बहिष्कृत हितकारिणी सभा, इसके क्या उद्देश्य देखिए। इस सभा की स्थापना का मुख्य उद्देश्य दलितों द्वार के लिए सामाजिक चेतना जागृत करना, दलितों के मध्य शिक्षा के प्रसार के लिए कार्य करना था। मतलब ये मेनली जो बहिष्कृत हितकारिणी सभा, देखिए नाम से आप कनेक्ट कीजिए। बहिष्कृत मतलब उस समय का बहिष्कृत वर्ग दलित, हितकारिणी सभा मतलब कि इनके हितों के लिए जो सभा। और इनका हित कैसे संभव है? इनका हित है कि इनमें सामाजिक चेतना हो, इन्हें पता होना चाहिए हमारे समाज में क्या अधिकार हैं, क्या हमको अधिकार होने चाहिए, क्या चीज़ के हम हकदार हैं तो वो हमें मिलनी चाहिए, किस प्रकार मिलेगी, शिक्षा का कितना इम्पोर्टेंस है हमारे बीच। तो इन सब का प्रचार प्रसार करने के लिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना BR अम्बेडकर साहब द्वारा 20 जुलाई 1924 को की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे चलिए। अप्रैल 1925 में अम्बेडकर ने बम्बई प्रेसिडेंसी में नेपानी नामक स्थान पर प्रांतीय दलित वर्ग सम्मेलन की अध्यक्षता की। ये देखिए, अम्बेडकर ने बम्बई प्रेसिडेंसी में
नेपानी नामक जो स्थान था वहाँ पर प्रांतीय दलित वर्ग सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। तो आ जाएगा एग्जाम में कि प्रांतीय दलित वर्ग की जो अध्यक्षता है वो किसने की थी, तो वो की थी आपके BR अम्बेडकर। ठीक है, अब देखिए आगे। मार्च 1927 में महाड़ जिला कोलाबा महाराष्ट्र में है के चौदार तालाब से पानी भरने के अधिकार के प्रश्न पर जल सत्याग्रह किया। अब देखिए, आप एक चीज़ समझिए कि दलितों की ये हालत थी कि उस समय इनको तालाब से, जो सार्वजनिक तालाब होता था, उससे पानी तक भरने की इजाज़त नहीं थी इनको। देख लीजिए कितनी भयावह स्थिति थी, किस प्रकार ये जीवन व्यतीत करते थे, कितनी असमानताएं थी समाज में अलग अलग वर्गों को लेकर कि ये ऊंच है, ये नीच है, ये मंदिर में प्रवेश नहीं करेगा, ये तालाब से पानी नहीं भरेगा। तो बाबा साहब ने सोच लिया कि भाई इस प्रकार तो हमारा जो भारत है वो कभी तरक्की कर ही नहीं सकता, तो सभी को समान दर्जे पर लाया जाए। तो यहाँ पर देखिए, इसको है ना, ये जो घटना है महाड़ वाली, इसको महाड़ आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है, महाड़ आंदोलन। तो महाड़ जिला कोलाबा महाराष्ट्र में है कि चौदार तालाब में पानी भरने के अधिकार के प्रश्न पर जल सत्याग्रह किया गया था बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा। तो महाड़ आंदोलन कब हुआ था? मार्च 1927 को। कहाँ पर हुआ था? जिला कोलाबा महाराष्ट्र में। पानी भरने को लेकर ये बात थी और सत्याग्रह किया गया था। सामाजिक न्याय एवं सामाजिक समानता के अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए दलित वर्ग का यह प्रथम सशक्त अभियान था। अब ये लाइनें इसीलिए लिखी गई है क्योंकि ये एग्ज़ाम में छपी हुई है पहले काफ़ी बार। एग्ज़ाम में क्वेश्चन इस प्रकार से टपकेगा आपके कि सामाजिक न्याय और सामाजिक समानता की अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए बाबा साहब अम्बेडकर का प्रथम सशक्त अभियान या दलित वर्ग का प्रथम सशक्त अभियान था यह महाड़ आंदोलन, जो मैं आपको बता चुका हूँ बहुत अच्छे से। महाड़ आंदोलन था ये इनका प्रथम सशक्त आंदोलन था, जो कि हुआ था मार्च 1927 को। क्लियर है? आगे देखिए, डॉक्टर अम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को छत्रपति शिवाजी महाराज के उद्घोष के साथ सामाजिक रूढ़िवाद की प्रतीक मनुस्मृति को सार्वजनिक रूप से जलाया। तो ये याद रखने लायक पॉइंट है। ये घटना है आपके 25 दिसंबर 1927 को छत्रपति शिवाजी महाराज के जयघोष के साथ सामाजिक रूढ़िवाद की प्रतीक जो मनुस्मृति की इन्होंने क्या की, इनकी प्रतियों को इन्होंने सार्वजनिक रूप से जलाया था, बाबा साहब और इनके समर्थकों। डॉक्टर अम्बेडकर के नेतृत्व में दलितों ने सामाजिक चेतना का दूसरा प्रदर्शन मार्च 1930 में भगवान कालाराम के प्रसिद्ध मंदिर नासिक में प्रवेश के लिए सत्याग्रह करके किया था। ये देखो, ये मैंने बात कही थी ना कि इनको न तो सार्वजनिक तालाबों में पानी भरने की इजाज़त थी, ना ही इनको मंदिरों में प्रवेश की इजाज़त थी। तो इनका जो दूसरा प्रदर्शन था, पहला तो हो गया वो चौदार तालाब वाला। ये देखो, ये यहाँ पर चौदार तालाब जो कि महाराष्ट्र की ये घटना है मार्च 1927, और ये मार्च 1930 को दूसरा। पहला था मार्च 1927, मार्च 1927, ये आपका प्रथम प्रयास। दूसरा प्रयास ये था आपके मार्च 1930। ठीक है, तो भगवान कालाराम के प्रसिद्ध मंदिर नासिक में है, उसके प्रवेश के लिए इन्होंने सत्याग्रह किया था। अब देखिए, 8 अगस्त 1930 को नागपुर में आयोजित अखिल भारतीय दलित वर्ग सम्मेलन की अध्यक्षता की। मैं आपको एक फैक्ट बता देता हूं, जहां पर दलित वर्ग, दलित समाज, कोई भी संस्था ऐसे जिसमें दलित नाम जुड़ा हुआ हो, अध्यक्षता की बात आए, आपको अध्यक्ष नाम याद नहीं है, तो 95% पॉसिबिलिटीज है कि अध्यक्षता किसने की थी, वो की थी BR अम्बेडकर साहब ने। तुक्का लगाने के लिए इससे अच्छा कोई नहीं है ऑप्शन। ठीक है, 8 अगस्त 1930 को नागपुर में आयोजित अखिल भारतीय दलित वर्ग सम्मेलन की अध्यक्षता की। ऑलराइट, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है जो कि आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। सन 1930 से 1932 के बीच ब्रिटिश सरकार द्वारा आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलनों में अम्बेडकर ने दलित वर्गों के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। अब मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ
कि ब्रिटिश सरकार द्वारा 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। गोलमेज सम्मेलन क्या होता था? एक गोल मेज़ के चारों ओर कुछ तो आपके ब्रिटिश अधिकारी बैठे होते थे और कुछ हमारे होते थे भारतीय, जैसे देश रियासतों से भारतीय, और ये जो भारत के अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता, और ये बैठ कर क्या विचार विमर्श करते थे कि भारत में बेहतर तरीके से शासन किस प्रकार से लागू किया जाए। तो इसी में से जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 को, दूसरा 1931 को, तीसरा 1932 को। तो इन तीनों गोलमेज सम्मेलनों में अम्बेडकर ने दलित वर्गों के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। ठीक है, आगे देखिए। कांग्रेस के साइमन कमीशन के बहिष्कार का आह्वान किया था, किंतु अम्बेडकर ने इस कमीशन से सहयोग करने के लिए बम्बई लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा गठित समिति के सदस्य के रूप में इसकी कार्यवाहियों में भाग लिया और इसके समक्ष साक्ष्य भी प्रस्तुत किया। देखिए, कांग्रेस ने क्या किया था? साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था कि ये जो साइमन कमीशन जो प्रस्ताव लेकर आया है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये सुचारू रूप से शासन को लागू नहीं कर सकता। लेकिन B.R. अम्बेडकर ने इस कमीशन से सहयोग प्राप्त करने के लिए, क्योंकि B.R. अम्बेडकर बहुत ज़्यादा उस समय पढ़े लिखे थे, उनको पता था कि इसके अलावा कोई विकल्प भी नहीं है, ये एक अंतिम रास्ता है और सहयोग की उम्मीद इनसे की जा सकती है। तो इन्होंने बम्बई लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा गठित समितियों के सदस्य के रूप में इनकी कार्यवाहियों में भाग लिया और इनके समक्ष साक्ष्य भी प्रस्तुत किए। तो इस चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए आगे, ये बात 16 अगस्त 1932 को इंग्लैंड के PM रेम्स जे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। क्या था ये सांप्रदायिक पंचायत? इसमें दलित वर्ग को एक अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में मान्यता प्रदान करते हुए पहली बार उन्हें भी पृथक निर्वाचन में प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया गया। ये देखिए, ये जो 1932 में इंग्लैंड के जो PM बने थे मैकडोनाल्ड, इन्होंने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कर दी और इसके तहत ये हुआ था कि ये जो अल्पसंख्यक समुदाय है, ये जो दलित वर्ग है, इसको अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में मान्यता प्राप्त मिल गई। मान्यता मिलने के बाद इन्होंने कहा कि आप पृथक रूप से आपके लिए भी ये निर्वाचन प्रणाली, ये आप इसको यूज में ले सकते हो, प्रतिनिधित्व का अधिकार है पृथक रूप से। मतलब कि ये यहाँ से शुरुआत हो गई थी इनकी राजनीतिक भागीदारी की, दलित वर्ग की राजनीतिक भागीदारी की यहाँ से शुरुआत हो गई थी। लेकिन हुआ क्या था? इस पंचायत के विरोध में महात्मा गांधी ने 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू किया था। ये जो सांप्रदायिक पंचायत है मैकडोनाल्ड वाला, जिसमें कि दलित वर्ग को अल्पसंख्यक वर्ग की मान्यता दी गई, पृथक रूप से निर्वाचक व प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया गया, उसका विरोध करते हैं हमारे गांधी जी। गांधी जी के जची नहीं है बात। तो 1932 को यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया इन्होंने। फिर क्या हुआ? अम्बेडकर ने इस अनशन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि महात्मा कोई अमर व्यक्ति नहीं है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। एक लीजेंड दूसरे लीजेंड के बारे में कोई स्टेटमेंट देता है या दिया है हिस्ट्री में, तो वो निश्चित रूप से वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या बोला अम्बेडकर ने कि जब महात्मा गांधी ने यरवदा में वो शुरू कर दिया था अनशन पंचायत के विरुद्ध, तो क्या बोला? महात्मा कोई अमर व्यक्ति नहीं है और नहीं कांग्रेस एक अमर संस्था है, और वो तो साबित हो ही गई है। आप देख रहे हो वर्तमान में स्थिति। तो अम्बेडकर की बात है, वो दम था बातों में। नहीं ही कांग्रेस एक अमर संस्था है, कई महात्मा आए और चले गए, किंतु अस्पृश्य लोग अस्पृश्य ही रहे। ये एक B.R. अम्बेडकर का स्टेटमेंट आया उस समय जब महात्मा गांधी ने उस सांप्रदायिक पंचायत की आलोचना करते हुए उसका विरोध किया और अनशन पर बैठ गए। अब देखिए आगे है आपका पूना समझौता। इससे सवाल आते हैं, पॉपुलर है ये। पूना समझौता कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को। क्या है ये? पढ़ते हैं इसके बारे में। दलित वर्ग की ओर से डॉक्टर अम्बेडकर ने तथा हिंदू जाति की ओर से पंडित मदन मोहन मालवीय, उस समय का बड़ा नाम, ने हस्ताक्षर किए थे पूना समझौते पर। क्या है ये पूना समझौता, वो देखते हैं।
पूना समझौते के अनुसार हिंदुओं व दलितों का प्रतिनिधित्व संयुक्त ही रहेगा। इनका जो प्रतिनिधित्व है वो अलग अलग नहीं रहेगा, संयुक्त ही रहेगा। किंतु दलितों को पहले की अपेक्षा लगभग दुगुने स्थान यानी 11 से यहाँ पे 71 है, मैं इसको लिख देता हूँ आपके ब्लैक कलर से हाईलाइट कर देता हूँ, लिखा हुआ है, एक मिनट, ये देखिए इस प्रकार से, ताकि नोट्स बनाते हुए कन्फ्यूजन ना हो। हाँ, आगे चलते हैं हम। 71 से 148 स्थान प्रांतीय काउंसिलों में दिए गए। पूना पैक्ट के तहत कहा गया था, पूना समझौते के तहत, कि हिंदुओं तथा दलितों का प्रतिनिधित्व संयुक्त ही रहेगा, अलग अलग प्रतिनिधित्व नहीं होगा इनका, एक ही प्रतिनिधित्व होगा। किंतु दलितों को पहले की अपेक्षा लगभग दुगुने स्थान पर, जहाँ कहीं भी हो, कोई संस्था हो, उनमें दुगुने स्थान पर, पहले 71 थे, बाद में कितना कर दिया गया था, 148 प्रांतीय काउंसिलों में स्थान दिए गए थे इनको, कि ये लो भाई इनकी राजनीतिक भागीदारी को दुगुना कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए आप, डॉक्टर अम्बेडकर ने अगस्त 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी। ये भाई घोर इम्पोर्टेंट है। कब की थी? 1936 को इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी, जिसे बाद में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ में बदल दिया गया। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, अक्सर पूछा जाता है भिन्न भिन्न इन एग्ज़ाम्स में। आगे देखिए, अम्बेडकर जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में बने भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के विधि मंत्री थे। ये हमने पहले ही पढ़ लिया था, 3 बार पढ़ चुके हैं कि ये जो भारत का जो पहले विधि मंत्री थे, मतलब कि भारत के पहले मंत्रिमंडल से आज यही हो गया, पहले मंत्रिमंडल के विधि मंत्री, मतलब भारत के पहले विधि मंत्री डॉक्टर अम्बेडकर साहब थे। 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने नागपुर में हुई ऐतिहासिक सभा में अपने लाखों अनुयायियों सहित बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था अम्बेडकर ने। और आपको पता है 1956 में इनकी मृत्यु भी हुई थी, पहले हमने पढ़ा था, बाद में मृत्यु हो गई थी इनकी। तो अपने जीवन के अंतिम दिनों में इन्होंने नागपुर में एक ऐतिहासिक सभा हुई और इनके लाखों अनुयायी जो दलित थे, उन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। अब देखिए, ये सीधा एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन बराबर 2 नंबर, मतलब कि सिलेक्शन का आधार। आपको पता है एक एक नंबर की कितनी इंपॉर्टेंस होती है। एक क्वेश्चन यानी कि 2 नंबर किससे आएगा? बुक से, कि कौन कौन सी बुक्स इनके द्वारा लिखी थी। द कास्ट इन इंडिया, अब देखो आप, कास्टिज्म के विरुद्ध ये जो जातिवाद है, ये जो छुआछूत है, दलितों के जो अधिकार हैं, इनके लिए किसने लड़ाई लड़ी थी? B.R. अम्बेडकर साहब ने। तो कास्ट इन इंडिया का नाम आते ही आंख बंद करके सीधा कर देना B.R. अम्बेडकर। 1916 में बुक लिखी गई थी, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट इज़ ओरिजिन एंड इट इज़ सॉल्यूशन। ये भी बुक किसकी है? अम्बेडकर की। मैंने इनमें इस जो PDF में 10 इनकी बुक्स का कलेक्शन लिया है, और यही बुक्स अलग अलग एग्जाम में बार बार रिपीट होती है। आगे देखिए, फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम, ये 1939 की इनकी बुक है, फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम। आगे, थॉट्स ऑन पाकिस्तान, ये भी इनकी बुक है। तो ये कोई मोहम्मद अली जिन्ना वगैरह वो मत कर देना, महात्मा गांधी लिख लेना आराम से, प्यारे प्यारे नोट्स बनाना है आपको और फिर इनको ढंग से याद करना है। थॉट्स ऑन पाकिस्तान, ये 1940 की बुक है इनकी। पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये इनकी बुक है। आगे देखिए, ये रोनाल्ड गांधी एंड जिन्ना, ये भी इनकी बुक है। और द अनटचेबल्स, ये इनकी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इन सभी बुकों में कटाक्ष किया गया था, आलोचना की गई थी। और इस प्रकार से मतलब ये एक तरह से दलितों की शक्ति थे B.R. अम्बेडकर साहब। अगर B.R. अम्बेडकर साहब आप मान लो नहीं होते तो दलितों की आज भी शायद वही हालत होती जो कि पहले थी, आज से 100 साल पहले। क्योंकि कोई इनका समर्थन करने के लिए तैयार नहीं था, कोई अपनी खिचड़ी पका रहा था, कोई ठीक है भारत की आज़ादी की बात कर रहा था। लेकिन इन्हें पता चल गया कि अगर समाज में एक
वर्ग दूर से वर्ग के बराबर नहीं है, समानता नहीं है, तो एक अखंड भारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती। एक जो समाज का जाति का वर्ग है वो दूसरे को दबाएगा, ऊंचा नीचा बोलेगा, उनकी सोच ऐसी होगी तो फिर भारत कैसे आगे विकास करेगा। तो फिर इन्होंने ये जिम्मेदारी ली। और देखिए, आपको पता है कि अंतिम दिनों में इन्होंने बौद्ध धर्म धारण कर लिया था। तो द बुद्धा एंड हिज धम्मा, ये इतनी पॉपुलर है इनकी बुक, मैं आपको बता रहा हूँ 20 से ज़्यादा बार अलग अलग कंपटीशन में पूछी गई है। बुद्धा एंड हिज धम्मा किसकी बुक है? BR साहब की। ये तो सभी BR साहब की, ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बुद्धा एंड कार्ल मार्क्स, ये इनकी बुक है। और द व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स, तो ये इनकी बुक है। व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स। तो ये 10 बुकों के नाम जो मैंने लिखे हैं, ये आप मान लो कि एग्ज़ाम में छपने वाली बुक्स है, सीधी एग्ज़ाम में आने लायक बुक्स हैं। तो देखिए दोस्तों, BR अम्बेडकर के बारे में हमने बहुत डिटेल से पढ़ लिया, और इससे ज़्यादा सेकंड ग्रेड के लिए तो कम से कम आपको और कहीं से पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैंने ये टॉपिक अलग से इसलिए लिया है क्योंकि BR अम्बेडकर से हर बार सवाल आ जाते हैं कहीं ना कहीं से। तो मैंने कहा कि इस एक क्वेश्चन को लॉक कर लिया जाए, खोपड़ी में फिट कर लिया जाए और आपकी माइंड की जेब में इसको रख दिया जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप काफ़ी इन्जॉय कर रहे हो वीडियो, और आपकी तैयारी भी काफ़ी धांसू तरीके से चल रही होगी। मेरी तरफ से सभी को ऑल दी बेस्ट, और लगे रहो तैयारी में एकदम से एग्ज़ाम तक। कहीं कोई पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है। बात रही कंटेंट की, तो टेंशन फ्री रहो सभी। बहुत शानदार कंटेंट आता रहेगा एग्ज़ाम तक, टेस्ट वगैरह चलते रहेंगे। वीडियो पसंद आता है तो यार ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इसको पहुंचाएगा। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इस प्रकार के कंटेंट को तैयार करने में। तो अपना छोटा भाई मानकर इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हमेशा हंसते हुए और मुस्कुराते रहिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।